ठीक। हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है पाई, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। मतलब ईमानदारी का बेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते। लिखने वाले लेखक है सुनील शास्त्री। और यहाँ पे उन्होंने स्वर्गस्व लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारता, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोले गए हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। बोले हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते, बाबूजी मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री, बराबर, रहते अभाव नहीं देखा। उनके बाद उसमें कुछ कुछ बात ऐसी है जो मेरे पे भी बिगड़ी। एक दूसरे का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके पहले बाबूजी के साथ ही हम रहते थे। जब जन्मा था तब उत्तर प्रदेश में मैं पुलिस में मंत्री था। उस समय में गृह मंत्री के रूप में मुझे पुलिस मंत्री कहा जाता था। गृह मंत्री को ही पुलिस मंत्री कहते थे। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे यहाँ पे छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। मतलब अभी उस जमाने में गवर्नमेंट जॉब को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो बाबूजी मेरे प्रधानमंत्री हुए थे। जब उनको प्रधानमंत्री का पोस्ट मिला तो गाड़ी तो आई, जिसका नाम था इम्पाला शेवरलेट। ये उस जमाने के पॉलिटिशियन लोग को खास दी जाती थी। ये देख देख बड़ा जी करता था कि कभी मौका मिल जाए तो मैं जिम में भी चलाऊं। तो प्रधानमंत्री जी का लड़का था, मेरे अपने पिताजी प्रधानमंत्री है तो गाड़ी क्यों ना चलाऊं। और ये कोई प्रधानमंत्री है मतलब छोटी बात थोड़ी है, मामूली बात थोड़ी है। सोचते विचार करते कल्पना की उड़ान भरते। एक दिन ऐसा मुझे मौका मिल गया। धीरे धीरे मेरी हिम्मत खुल गई और मैंने जो नौकर थे उनको ऑर्डर देना चालू किया। एक्चुअली ये जो गाड़ी थी बाबूजी अपने निजी सचिव से कहा था, मतलब उनके अंडर में जो सेक्रेटरी उनको कह के रहा था, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कह दीजिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। मतलब कि जब भी बोले, उन्होंने बोला कि ड्राइवर को बोल दिया कि भाई ये गाड़ी लेके आप कहाँ पे आ जाओ, रेजिडेंस की तरफ लेके जाने के बारे में बोला गया। अभी किसी को पता ना चले इसके लिए उन्होंने ऐसा सब करवाया। अभी ये तो ठीक है, इम्पाला लेकर जो ड्राइवर साहब आ भी गए, 2 मिनट में फटाफट गाड़ी दरवाजे के पास लग गई। अनिल भैया ने कहा मैं तो चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। बोलते कि भाई मेरी जो डर की वजह से बोलते कि हालत खराब थी, लेकिन मेरे अनिल भैया ने बोला भाई तू ही चला, मैं नहीं चलाने वाला। मैं तो आगे बढ़ा। ड्राइवर से बोले ला चाबी दे दो भाई। बोले तुम बोले तुम बैठो आराम करो, हम लोग आपस में देख लेंगे। गाड़ी लेकर हम तो चल पड़े। अरे इम्पाला गाड़ी चलाना मतलब शान की सवारी थी। याद करने में बदन की ऐसा जोश आ जाए वैसा, मतलब मजा आ जाए। जिनके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, मतलब जहाँ पे इनविटेशन था वहां पहुंच गए। बातचीत का समय ही नहीं पता चला, देर भी हो गई। याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे। अभी वापस घर आकर फाटक से पहले आके मैंने क्या क्या पता, डायरेक्ट फाटक से जाएंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक गया, संतरी साहब को बुलाया। उसने सैल्यूट वैल्यूट, अरे बस चुप करो, सैल्यूट वैल्यूट कुछ मानने की जरूरत नहीं है ऐसा बोला उनको। बस धीरे से काम करो, गेट खोल दो, और गेट का दरवाजा उसे बंद मत करो, खुला ही छोड़ दो। बाबूजी का भी डर था। खटपट मैंने सैल्यूट मारेगा तो आवाज आएगी, आवाज आएगी तो पिताजी को पता चल जाएगा सैल्यूट की। तभी गेट की आवाज से बाबूजी हम लोगों को लौटने का अंदाजा, बोले गेट से आ रहे हैं तो पापा को लगेगा कि शायद हम लोग आ गए हैं, बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा ताजा है, हम लोग गाड़ी लेके गए हैं वो तो पता ही नहीं चलना है। सुबह तक बात पानी का पड़ हो चुका, मतलब पानी पड़ चुका होगा, मतलब जो बात में ज्यादा पूछताछ करेंगे उसके बदले कम हो जाएगा। तो मैंने जैसा बोला वैसे ही संतरी साहब ने किया। और जैसा कहा गया उसने किया। हम लोग तो चुपचाप दबे पैर किचन के दरवाजे से घर के अंदर घुसे। और जाते हैं पहले हमें अम्मी मिल गई। अम्मा मतलब मम्मी। पूछा बाबूजी आ गए क्या? मैंने कुछ पूछे तो नहीं, ऐसा सवाल पूछा। बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया।
बोले आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं, जो था वो बता दिया। ये जानने सुनने के बाबूजी के क्या फिर हिदायत देंगे, सुबह को कमरे के मत भेजिएगा, बोले कि एक काम करो, सुबह आएंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी तुम देखो सुबह क्या होने वाला है। रात को देर हो गई थी, सुबह हम लोग की आदत थी देर तक सोना। सुबह 5:30 6 बजे का बजे के दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी, तेज से आवाज आया। तो मैंने बोल दिया भाई, अरे देर रात को आए हो, सोना चाहता हो भाई, थोड़ा सोने दे, आराम करने दो। तो यह सोचकर कोई नौकर चाय लेकर आया होगा, ऐसा करके फिर चला गया। लेकिन एक्चुअली दरवाजे के ऊपर वापिस दस्तक गिरी, वापिस किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो पता था पिताजी ही थे। हमें कुछ नहीं सूझा, माफी मांगी, बेध्यान की बात कह गया, बोले जो नहीं बोलना था वो बोल दिया। वो बोले कोई बात नहीं, चलो आओ, कोई बात नहीं, साथ में मिलके चाय पीते हैं। हमने लगा सब अभी मामला ठीक हो गया होगा। वो जल्दी जल्दी हम लोग ने हाथ मुंह धोए, चाय के टेबल पर पहुंच गए। ये सारे ही राम कहानी मालूम है, उनको कोई कहने कोई तर्क ही नहीं, क्या अभी सब चीज तो पता चल गया। न कुछ जाहिर होने दे दिया, मतलब कोई बाहर बोलने की जरूरत नहीं। बात, चाय के पर टेबल पे बैठे थे। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा कि तुम लोग आ गए हो तो तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से हो गई थी। बोले कि कहाँ चले गए थे, बोलते कि लेट हो गया। तो रात को लेट हो गया मतलब कहाँ गए थे, कैसे गए थे? हाँ, तो भाई पूछे कि कैसे गए थे, तो कहना पड़ा भाई हम लोग इम्पाला सेवलेट लेके गए थे। ठीक है, बोले ओहो, आप लोग तो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं। बाबूजी भी कभी कभी इम्पाला का प्रयोग नहीं करते थे, रेस्ट गेस्ट आने पर ही निकलते, मतलब कोई गेस्ट आया कुछ बात हुई तो ही काम होता था। कभी वो उन्होंने अपने निजी पर्पस के लिए कभी गाड़ी नहीं ली। तो उसकी बात सुन, मैंने अनिल भैया की तरफ देखा और इशारा किया। मैं समझ गया भाई,
इशारे इजाजत का है। अब हम आए दिन प्रयोग कर सकते हैं। अब वो इशारे से पता चल गया कि भाई कभी भी उपयोग कर सकते हैं। अभी चाय खत्म करने का उन्होंने, अभी हम तो सोच रहे थे कि रोज वापरने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो चाय पीने के बाद, खत्म करने के बाद सुनील को बुलाया। जरा बोलते ड्राइवर को बुलाओ, सुनील को। बोले कि मैंने ड्राइवर को बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम लोग बुक रखते हो ना?" बोलते हाँ, बोलते उन्होंने जवाब दिया ड्राइवर ने कि रखते हैं। तो आगे से एंट्री कर लेना। बोले कि ये कल गाड़ी कितने बजे से और कितने चलाई और कितना किलोमीटर चली। तो बोले हाँ, है ना डिटेल। तो ड्राइवर ने बताया कि भाई 14 किलोमीटर चली है। तो ठीक है, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, मतलब प्राइवेट काम के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया है। हेलो, बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ। ठीक है। तो तब उनकी हमारी समझ नहीं आई कि भाई ऐसा कैसे लिख दिया। कि उन्होंने अम्मा को भी बोलते बुलाने के लिए, बोले बोले मम्मी को भी बुलाओ। अम्मा जी आने पर बोले साहिब साहब के लिए कहना है कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर हिसाब से जमा कर। बोले कि ये जो साहिब साहब है हमारे, उनको हिसाब में पैसे दे दो। 1 किलोमीटर का 60 पैसे के हिसाब से पेमेंट करो उनका। इतना जो कहना था उन्हें, हमें अनिल भैया को रोक ही नहीं सके। बोले के और कुछ बोलने से पहले अनिल भैया बोले, जो रुलाई छुट्टी के कमरे के भाग पहुंच। बोले कि रोना आ गया पिताजी की ये बात सुनकर। काफी देर तक बोले के कमरा दर पर बंद करके रोते रहे। दोनों ही जन देर तक बोले फूट फूट कर रोए। दोनों भाइयों को रोना है। आपस में ये बात शान की तरह तह न रही थी। बोले अभी ये तो हमारी शान के खिलाफ हो गई। हमें लग रहा था कि पिताजी शायद हमारे को परमिशन दे देंगे इम्पाला से वाले चलाने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा केस हो गया। उन्होंने जितना समय गाड़ी को उपयोग किया था उसका पैसा भी लगा काट दिया। तो हमारे लिए तो वो पिताजी आदर्श बन गए। राजनीति में आने पर भी, सरकारी पद में रहने पर भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया हो। और फिर हमारी कैसे हिम्मत होगी। आप सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा हमें साइकिल में भेजते हैं, पानी बरसने पर बल्कि रिक्शे में स्कूल में भेजते हैं, कितने दूसरे के लोग के सब सरकारी गाड़ी में आते जाते हैं। हाँ, लेकिन कलेजा चिरकर नहीं बता सकते। मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ खाली। आप जानते हैं कि मेरा ये समझाना बहुत मुश्किल है। समय आने पर बोलते कि शायद गाड़ी को छोड़ देता हूँ, चलो अभी मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो गाड़ी में आप जा सकते हैं। मैंने सरकारी नौकरी नहीं रही तो आदत तो डालनी पड़ेगी। इसलिए जिक्र था, तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि नींव को पुनः सजाने की, संवारने के मतलब अपना जो बेस है उसको अच्छा करने की मैंने कोशिश की। मेरा मन महल में आज भी तूफानी झंझावात की तरह खड़ा है। याद आते हैं वही बचपन के दिन, हसीन दिन, वो पल जो मैंने बाबूजी के साथ जो जो हर पल बिताए है, वो सब। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत काम मुझे जो सौंपे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करने में, गर्व का अनुभव है। मेरे लिए तो ये कंपटीशन जैसा है। जो भाइयों में बीच में लगी रहती थी, कितना भी काम दिया जाता था एकदम सफाई के साथ कर रहे थे, एकदम परफेक्शन। तो एक दिन बोले सुनील, मेरी अलमारी में काफी बेतरतीब हो रही है। बोला तेरा मेरा सब रखा है, तुम इसको ठीक तरह से लगा दो और कमरा भी ठीक कर दो। तो मैं स्कूल से लौटकर सबका डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार रहा। तब बाबूजी ने मुझे बोला, पूछा तुमने सब कुछ ठीक कर दिया? तो मैं खुश होकर तो ठीक है। तो मेरे खुश कर पर मेरे करे कुर्ता, बोले ठीक है सब चीज बरोबर था है, लेकिन कुर्ते थे वो कहाँ गए? तो मैंने बोला वो सब कुर्ता भला ये कोई फट रहा था बोलते हैं, कोई यहाँ से फटा था, कोई वहां से फटा था। तो ये सब मैंने जाके अम्मा को दे दिया। तो उन्होंने पूछा ये कौन सा महीना चल रहा है? तो मैंने जवाब दिया अक्टूबर का सप्ताह है, अक्टूबर। तो ठीक है, अभी तो जाड़े का है, इसके बाद नवंबर आएगा, ठंडी के मौसम चालू हो जाएगी। तो ये तो अंदर पहन लूंगा और ऊपर से कोट पहनूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कौन सा कपड़ा पहना है। मैं तो देखता ही रह गया, सोचता ही रह गया, बाबूजी क्या कर रहे हैं। वो जो कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं बोलते हैं, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं बनाने वालों को, एक एक सूत का काम आना आता है। बोले जरा सा भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए हमें। यह नहीं सुन ये नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान दिया और शुरू किया। क्या पहनते हैं वो सब किफायत के साथ मैंने देखा था कि
एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते कहा, बोले ये जो फटा हुआ कुर्ता है उसको फेंकना मत, इसको क्या कर दो, रुमाल बना दो। तो कैसा यूज। बाबूजी का एक तरीका था जहाँ जो मुझे जबरदस्त आकर्षित करता था। एकदम सीधे साधे रहते थे। वो कहते थे, सुनील, ये खादी का प्यार करना चाहिए, शायद इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, शायद ये बात कभी मेरे मन में घर नहीं कर सकती। और बात करने के साथ उनका जो व्यक्तित्व था वो मुझे पर्सनालिटी उनकी आकर्षित करती थी। जो अपने में सामान सामने वाले को बांध लेते, मतलब जो सामने वाला है वो भी उसके हिसाब से ढल जाता था। इसलिए उन पर मेरी जान निछावर बोल सकता हूँ। उनकी ये बातें मुझे जबरदस्त समझ में आती है। अम्मा भी बताती है, मम्मी भी कई बार कहती है कि हमारी शादी में बोलते कि बहुत बार उतार चढ़ाव है। नाम के सिर पर बोलते कि उन्होंने 5 ग्राम सोने के गहने मुझे दिए थे शादी के समय पे। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो उनके मुंह में मुंह दिखाए में गहने मिले। बोलते कि मुंह दिखाए मतलब पहले के समय में बोले शादी होती है तो हम लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो नई नवेली दुल्हन रहती है तो घर के लोगों को जब पैर छूने जाते हैं तो उनके मुंह दिखाई की रस्म का पैसा मिलता है या कुछ गिफ्ट मिलता है। तो सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन लोगों को हम लोग बहादुरगंज के मकान में लाए, उस दिन बाबूजी और चाचा जी में कोई घाटा लग गया, मतलब थोड़ा लॉस हो गया। तो किसी तरह से बता के बाकी रुपए जिम्मेदारी जिम्मेदारी चिपकानी पिताजी के ऊपर आ गई। उसी समय बता के जानकारी की जरूरत तो नहीं सोची, ना ये कह सकते कि किसके बारे में किसी को पूछताछ भी नहीं किया कि किसकी वजह से घाटा हुआ। तो एक दिन बाबूजी अ, मुसीबत में भर गए हैं। मनुष्य मजबूरी को समझता है, इसलिए उन्होंने गहनों की मांग की। तो मम्मी ने बोलते कि क्षण भर भी नहीं रोका, तुरंत गहने निकाल के बोलते कि निकाल दिए। बाकी कोई और रहता तो हिचकिचाहट करता, लेकिन मैंने नहीं देखा। सोचा कि हम उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी, बोले कि अगर आप खुश है तो हम भी खुश है। मम्मी ने तुरंत गहने निकाल के दे दिए। केवल टीका, नथुनी और बछिया, 3 चीज जो सुहागन के लिए मानी जाती है, वो सुहाग का गहना है इसलिए वो रखा। बाकी का कुछ भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। पर दूसरे दिन वो अपनी पीड़ा न रोक सकी। कहने लगे कि तुम मिर्जापुर आओगी तो लोग गहनों के पूछेंगे तो क्या करोगे। अभी पिताजी ने भी सवाल पूछ लिया कि चल अभी तो मुझे तुमने गहने दिए, लेकिन मिर्जापुर अगर रहने जाओगी, अगर किसी ने पूछे गहने कहाँ गए तो क्या बोलोगी। तो मेरी मम्मी मुस्कुराई और कही, उनके लिए आप चिंता मत करो, बहाना सोच लेंगे और देंगे कि गांधी जी के कहने के इनार से मैंने थोड़ा गहना पहनना छोड़ दिया। इस पर कोई शंका नहीं करेगा क्योंकि गांधी जी ने बोला है, बराबर। तो हमारे बाबू थोड़े देर तक चुप ही रहे, पिताजी कुछ बोल ही नहीं पाए। लाल बहादुर शास्त्री बोले, तुम्हारा विवाह बोले अच्छे सुखी परिवार में होना चाहिए था, लेकिन तुम जैसा वैसा चला रही हो। मैं तुम्हें आराम नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हारे बदन के जितने भी गहरे थे वो तो मैंने सब उतारवा दिए और गहने भी मैंने भिजवा दिए कर्जे को पूरा करने के लिए। तो हम बोले, लेकिन मेरे लिए तो असली गहना तो आप ही है, बस मुझे वही चाहिए। आप गहनों की चिंता मत कर दे, समय आने पर वापस बन जाएंगे, नया गहना खरीद लेंगे। अभी थोड़े दिन दुखी के हैं, वैसे जलेंगे। और जिंदगी में सुख दुख तो आता रहता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, बराबर, उन्होंने बोलते कि ये लिखा है, मेरे बाबूजी नाम की उनकी जो ग्रंथ कथा है उसमें से ये लिया गया है। और उनके जीवन चरित्र के ऊपर उनके ही बेटे ने ये सब लिखा है, सुनील शास्त्री, है ना। तो उनकी खुद की स्टोरी है ये, जिनमें ईमानदारी हम लोग को लाल बहादुर शास्त्री को देखने को मिलती है।